अस्सलाम वालेकुम। फ़िनटेक रेवोल्यूशन और वेब 3 पर एक यूज़फुल वीडियो के साथ मैं डॉक्टर अयूब हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से वाशिंगटन में एक क्वेश्चन हुआ है कि पाकिस्तान में फ़िनटेक रेवोल्यूशन और वेब 3 की जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैं इसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो किसी हद तक लॉजिकल बात थी, बजाय इसके कि आएँ बाएँ शाएँ करते रहते। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में फ़िनटेक का और वेब 3 का जो आपस में जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका कितना बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। मुझे हैरत हुई है कि पाकिस्तानी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट बैंक को पिछले दिनों में अब तक फॉलो नहीं किया, वरना उन्हें पता होता कि जो रास्त एप्लीकेशन थी जो पाकिस्तान में P2P रास्त एप्लीकेशन यानी पीयर टू पीयर या पर्सन टू पर्सन फ़ंड्स ट्रांसफ़र की रास्त एप्लीकेशन, इतना ज़्यादा इश्तिहार नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पर चला है और बहुत ज़्यादा स्टेट बैंक इस हवाले से कंसर्न था। अगर उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया होता तो उन्हें पता होता कि भी फ़िनटेक रेवोल्यूशन की तरफ ही एक कदम था। इससे पहले जो हम पाकिस्तान में अक्सर देखते ईज़ी पैसा, ईज़ी कैश, मोबी कैश या जैज़ कैश, ये सब चीज़ें यानी इंटरनेट बैंकिंग से स्टार्ट करें, इंटरनेट बैंकिंग से लेकर इस वक्त जो आप क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट सुनते हैं या जो डिसेंट्रलाइज्ड बग़ैर किसी सेंट्रल परमिशन के, बग़ैर किसी सेंट्रल बैंक के जो हम कॉन्सेप्ट सुनते हैं, ये सब के सब फ़िनटेक और वेब 3 का शाहकार हैं या ये रिज़ल्ट हैं फ़िनटेक रेवोल्यूशन का और वेब 3 का। बुनियादी तौर पर फ़िनटेक जो वर्ड है ये दो वर्ड्स का मुखफ़फ़ है यानी एब्रीविएशन है, यानी फ़ाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी का। फ़ाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट हो रही है उसको फ़िनटेक कहा जाता है। और इसमें आपने देखा यानी बैंकिंग में, फ़ाइनेंशियल सेक्टर में, इंटरनेशनल फ़ाइनेंस में, फ़ाइनेंशियल इकनॉमिक्स में जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जो टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन लेके आ रही है वो इसमें कंसीडर होती है। 2004-05 में जिस वक्त मैं बैंक में काम करता था तो मुझे याद है अच्छी तरह कि बहुत सारा काम हम रजिस्टर्स पे दर्ज करते थे और कहीं उस वक्त की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी पाकिस्तान में वो ये उसको टीटी कहते थे कि वो टेलीफोन के ज़रिए बैंक मैनेजर दूसरी ब्रांच को कन्वे करता था कि ये मिस्टर ए के फ़ंड्स हमें रिसीव हो गए हैं, आप लेट से मिस्टर बी को इशू कर दें, आप मिस्टर बी को ये फ़ंड्स दे दें, तो उसको टीटी कहा जाता था। ये उस वक्त पैसे पहुंचाने का इंस्टेंट वे था। इसके अलावा जो महफूज था वो ट्रैवलर चेक का आपने नाम सुना होगा कि ट्रैवलर चेक एक ब्रांच से ख़रीदे जाते थे और दूसरी ब्रांच में जाके वो जमा करवा दिए जाते थे या वहाँ से कैश ले लिया जाता था। यानी किसी दूसरे शहर में अगर सफ़र करना हो या फ़ंड्स देने हों तो ट्रैवलर चेक दे दिए जाते थे। पैसों के बजाय ट्रैवलर चेक देने का फ़ायदा ये होता था कि जो ट्रैवलर चेक बेरर है अगर उसके चेक गुम हो जाते थे तो वो फ़ौरन फ़ोन करके रिपोर्ट करके अपने चेक जो है वो कैश होने से बचा सकता था। जबकि नोट्स के बारे में जो लीगल टेंडर है उसके बारे में ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती। वो अगर किसी को 1000 का नोट मिल जाए तो वो उसी का होता है, अगर वो वापस करना चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई नाम नहीं होता। लेकिन ट्रैवलर चेक जिसके नाम इशू होता है उसी को होता। तो ये उस दौर के मॉडर्न वेज थे फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने के। लेकिन अब टीटी का यानी ट्रैवलर चेक का या टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है, इसका कोई नाम नहीं लेता, बल्कि अब हर कोई बात ये करता है कि मैंने फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने हैं। पहले आपने देखा मोबाइल एप्लीकेशन आई, उसके बाद बैंक से भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होते रहे, लेकिन अब रास्त एप्लीकेशन उसकी एक एडवांस्ड फॉर्म है, रास्त आईडी एक एडवांस्ड फॉर्म है। यानी अब हर किसी का फ़ोन नंबर उसका बैंक अकाउंट है और ये इसके फ़ायदे ये हैं कि एक तो इसमें कॉस्ट बहुत कम है, टाइम 20 सेकंड से कम टाइम में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके अलावा कॉस्ट ना होने के बराबर है और आने वाले दिनों में कॉस्ट भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये फ़िनटेक रेवोल्यूशन का ही कमाल है। इसके अलावा जो आपने पिछले दिनों बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुना स्विफ्ट बैंकिंग, ये इंटरनेशनल रास्त तरीका है, यानी इंटरनेशनल फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने का। यूँ समझ लें कि हमने उनको फॉलो किया है कि हमने रास्त बाद में बनाई है, वरना वहाँ पहले से वेनमो, कैश ऐप, वेल्थ फ्रंट, बेटरमेंट, रॉबिनहुड, ये सब क्या हैं, ये फ़िनटेक रेवोल्यूशन का ही शाहकार हैं। 1998 में पेपॉल पहली उन कंपनीज़ में से एक थी जो कि फ़िनटेक कंपनीज़ हैं।
इन्होंने सबसे पहले इंटरनेट को यूटिलाइज़ किया और इंटरनेट के थ्रू फंड्स ट्रांसफ़र करने की तरफ कदम उठाया था। तो आपने जितने भी अभी नाम सुने ये सारे, जैसे पेटीएम है, इंडिया की पेटीएम, पाकिस्तान में जैज़ कैश है, रास्त है, पीयर टू पीयर के लिए हैं, और जो डेवलपमेंट और जो ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़ है इनमें आपने सुना बिटकॉइन है, डोजी कॉइन, एथेरियम। अब फिनटेक के हम देखते हैं कि 2022 में कौन से ट्रेंड्स होंगे। इसके लिए 3 बड़े इंडिकेटर्स हैं कि डिजिटल बैंकिंग ग्रो करती रहेगी, डिजिटल बैंकिंग में एडवांसमेंट होगी। इसके अलावा जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी के कॉन्सेप्ट्स में आपने जो मेरी क्रिप्टो करेंसी की वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भी हमने इसको इलेबोरेट किया है, उसको भी डिटेल से बताया है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में, यानी क्रिप्टो करेंसी सिस्टम में। तो इसका जो दूसरा बड़ा इंडिकेटर है वो ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसमें अडॉप्ट होगी। तीसरा ये कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इन्वॉल्व किया जा रहा है, यानी इसके अंदर क्योंकि जिस वक्त एक्सपैंड करती है कोई चीज़ तो उसमें फ्रॉड और उसमें जो स्केल है वो मैटर करने लग जाता है। तो फ्रॉड की डिटेक्शन के लिए और लार्ज स्केल पे इसको करने के लिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मसनूई ज़हानत कहते हैं, और जो मशीन लर्निंग है वो इसमें इस्तेमाल होंगे। ये इसके 2022 के ट्रेंड्स हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि फिनटेक एब्रीवेशन है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, जो कि मोबाइल बैंकिंग ऐप से लेकर कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और जो मशीन लर्निंग का यूजेज है फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में, इसको फिनटेक रेवोल्यूशन कहते हैं। और जूँ स्मार्टफोन्स, टैब्स और इंटरनेट इसका यूजेज बढ़ेगा तो वैसे वैसे ही फिनटेक जो स्टार्टअप्स हैं, जो फिनटेक की जो कंपनीज़ हैं उनका बिज़नेस बढ़ता जाएगा। और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो 3 एरियाज़ हमने बताए हैं कि 2022 के जो फिनटेक ट्रेंड्स हैं वो क्या क्या हैं। उनमें सबसे पहले हमने बात की है डिजिटल बैंकिंग की। डिजिटल बैंकिंग में अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर कर दूँ कि पाकिस्तान में ये इन्वायरमेंट होता है कि यहाँ एक बैंक के अंदर गार्ड्स होते हैं, बहुत सारी लेबर होती है, यानी 7-8 एक ऑफिस के अंदर 7-8-10 लोग होते हैं। बैक एंड पे भी कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, मोर्चे में कुछ लोग गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं। लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाएं, जैसे मैं ऑस्ट्रिया में रहता था, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक ऑफ़िस के अंदर मैक्सिमम 2 लोग होते थे। एक ऑफ़िस यानी एक ब्रांच के अंदर बैंक के मैक्सिमम 2 या 1 पर्सन वहाँ पे काम करता था, बाकी सारी मशीन्स काम करती हैं। इवन कॉइन्स भी अगर आपने डिपॉजिट करवानी है तो वो कॉइन्स भी मशीन डिपॉजिट करती है। यानी बहुत सारे, एक दफ़ा जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे पास इतने सारे कॉइन्स जमा हो गए थे जो एक पूरे शॉपर में थे। तो वो कॉइन्स मशीन को मैंने दी और मशीन ने टक 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 गिन के मुझे उसका वाउचर दे दिया कि ये आपके पैसे इतने जमा हो गए हैं। तो 1 या 2 लोग भी कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए ब्रांच के अंदर बैठे होते हैं, बाकी सब काम मशीन्स करती हैं या फिर लोग घरों से करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो ये इमर्जिंग फील्ड है, इसीलिए इसका फ्यूचर है, इसीलिए इसमें फ़र्दर एडवांसमेंट होने वाली है। तो इसीलिए इसका जिक्र किया गया कि पाकिस्तान में अगर डिजिटल करेंसीज़ को लीगलाइज नहीं किया जाता, यानी क्रिप्टो करेंसीज़ जितनी भी हैं उनको कोई लीगल फ्रेमवर्क में नहीं लाया जाता, उनके लिए उनकी रेगुलेशन सेट नहीं की जाती, तो फिर पाकिस्तान तो फिनटेक और वेब3 के उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत पीछे रह जाएगा। फिनटेक के साथ जो दूसरा एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है वो वेब3 का है। वेब3 जिसको वेब 3.0 लिखते हैं, तो ये 3rd जनरेशन इंटरनेट है, यानी जिस फेज़ में इस वक्त इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं ये वेब 2.0 है। आने वाला जो फेज़ है वो वेब 3 है, जिसके जो मेन फीचर्स हैं वो ये है कि इसमें तमाम चीज़ें डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएंगी। ये जो वेब 2 हम यूज़ कर रहे हैं, आप देखें कि इसके अंदर हम पोस्ट भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपनी राय भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ सर्टेन परमिशंस रिक्वायर्ड होती हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस पोस्ट को डिलीट कर दे, या पोस्ट को आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे, या हमारा जो कंटेंट है उसको रेज कर दे। ये यानी इसके कोई ना कोई इसकी मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। इसी तरह जैसे हम बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं, यानी सेंट्रल बैंक जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये करेंसी नोट्स को रेगुलेट करता है, ये बैंकिंग कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, ये जितने भी मुल्क में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वाली वीडियो में हमने बताया कि क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है,
इसमें किसी सेंट्रल एंटिटी की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल एंटिटी से मुराद यानी किसी सेंट्रल बैंक की, जैसे पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, यूएस में फेडरल रिज़र्व है, यूरोपियन यूनियन का यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, इनकी ज़रूरत नहीं है रहती। बल्कि ये काम जो रेगुलेट करने का काम है, ये जो उस पर नज़र रखने का काम है, जो उसकी मॉनिटरिंग का काम है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी करती है। यानी ब्लॉकचेन के साथ बहुत सारे लोग जो कनेक्टेड हैं वो उसकी ट्रांजैक्शंस को, लेजर्स को मेंटेन करते हैं और उनको उनके बदले में कॉइन्स मिलते हैं, यानी जो जिसको हम माइनिंग का एक फ़ीचर कहते हैं, यानी जो क्रिप्टो माइनिंग है उसका एक फीचर कहते हैं। तो जो Web3 है ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म है, यानी इसमें परमिशन लेस हो जाएगा काम, यानी इसमें परमिशन नहीं होगी और एक लार्ज स्केल काम हो जाएगा। यानी यूँ कह लें कि जो वेब का सिस्टम है, जो इंटरनेट का सिस्टम है, ये और भी एडवांस हो जाएगा। अब इसमें एडवांसमेंट होगी जब ये डिसेंट्रलाइज्ड होगा, किसी एंटिटी की या किसी अथॉरिटी की या किसी हुकूमत की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिर कोई किसी की पोस्ट को डिलीट या उसको रेज भी नहीं कर सकेगा, बल्कि ये ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट कर जाएगा। इसकी एप्लीकेशंस में क्रिप्टोज़ हैं, टोकन बेस्ड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, वो हैं जो NFTs हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि Web3 हमें हेल्प आउट करेगा। ये कनेक्टेड इसलिए हैं कि फिनटेक रेवोल्यूशन और Web3 ये एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे। यानी ये जो स्टार्टअप्स हैं और जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, बैंकिंग सेक्टर है, ये इन सब चीज़ों को मॉडर्नाइज़ करने में हेल्प करेगा। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो 20 सेकंड से कम रास्त एप्लीकेशन का आपने टाइम देखा या कुछ माइनर सी कॉस्ट आपने देखी, ये भी ख़त्म हो जाए और फिर पलक झपकते ही आप शायद फंड्स ट्रांसफ़र करने की, यानी जूँ Web3, Web4, Web5 पे हम इंसान एडवांस करेगा, वैसे वैसे फाइनेंशियल रेगुलेशन भी होंगी, वैसे वैसे जो फंड्स का ट्रांसफ़र है, जो लेन देन है, उसमें भी एडवांसमेंट्स होंगी। Web3 और फिनटेक मिल के क्या काम करेंगे? ये दोनों मिल के ये करेंगे कि ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है, इसके अंदर मैसिव स्केल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इनका यूजेज होगा 2022 में और आने वाले सालों में। उसके कुछ नुकसानात होंगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। तो इंसान का अमल दखल ग्रेजुअली कम होता चला जाएगा। इसके जो फ़ायदे हैं वो स्केल बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी लार्ज स्केल पे। और जो ये हेल्प करता है जो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनको रीडिफ़ाइन करने में, ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ, और जो क्लाइंट्स को वैल्यू प्रोवाइड की जाती है वो बहुत इंक्रीज़ कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ। इसके अलावा ये हेल्प करेंगे फ्रॉड डिटेक्शन में, यानी जो इंटरनेशनल पेमेंट्स में, पेमेंट सिस्टम में और इसमें जो फ्रॉड होता है उसको डिटेक्ट करने में भी हमारी हेल्प करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है ब्लॉकचेन का, तो हम इसका भी एक फ़ीचर बता देते हैं कि इसमें कोई एक सिंगल पर्सन या ग्रुप कंट्रोल नहीं रखता, बल्कि जितने भी उस चीज़ के यूज़र्स हैं वो कलेक्टिवली कंट्रोल उनका रहता है। तो डाटा जो है वो इरिवर्सिबल होता है, ट्रांजैक्शन जो हैं वो परमानेंटली रिकॉर्ड होती हैं और इन ट्रांजैक्शंस को सब के सब लोग देख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस होता है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स के साथ शेयर किया जाता है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज इसकी फॉर्म है और इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें किसी एक शख्स का या एक ग्रुप का कंट्रोल नहीं रहेगा, बल्कि जितने भी यूज़र्स हैं वो उसको व्यू भी कर सकेंगे और उनका कलेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा। और परमिशन लेस और ट्रस्टलीनेस की तरफ हम इसमें एडवांस करेंगे। ये वजह है कि हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि आने वाला दौर जो है वो क्रिप्टोज़ का है। पाकिस्तान में थोड़ी सी लेट एक्सेप्टेबिलिटी होगी। 2 मुल्कों ने इसको लीगल टेंडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है, यानी करेंसी नोट्स की तरह एक्सेप्ट कर लिया है। और एल सल्वाडोर ने देखा कि उनकी इकोनॉमी ने ग्रो किया है, तो अब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने भी इसको कर लिया है। बहुत सारे मुल्क जो हैं वो इसकी ट्रेडिंग को, इसकी माइनिंग को और इस फ्रेमवर्क में लीगलाइज कर चुके हैं, जबकि वो जो लीगल टेंडर के तौर पे या नोट के तौर पे, यानी जिस तरह होता है, तो वैसे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे।